हेलो बच्चों, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम प्रदीप शर्मा। तो देखिए बेटा, अभी तक हम एक चैप्टर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहला हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो आपका जो पहला हेडिंग बनेगा वो क्या बनेगा? आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे और आप लोग क्या करोगे, मैं आज भी टेलीग्राम पे थोड़े से क्वेश्चन डालने वाला हूँ, सो आप लोग वहां पर भी इसको प्रैक्टिस करोगे। सो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेन्स की अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेन्स में आप क्या देखोगे? सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि भाई क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी है। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या? क्लासिफिकेशन है आपका ग्रुपिंग करना। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ दैट ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। चैप्टर 1 में भी ये पढ़ा था आपने, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। सो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन को फिर से एक बार देख लिया है। अब देखिए क्लासिफिकेशन का बेनिफिट क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो यहाँ पर हम लोग बेनिफिट्स क्या देख लेते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो है इजी हो जाता है आइडेंटिफिकेशन। तो मैं लिख सकता हूँ इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज मैं लिख सकता हूँ कि अगर देखिए क्लासिफिकेशन हो जाता है तो इससे क्या एक बेनिफिट हो जाता है, जो हमारी स्टडी है वो इजी हो जाती है और कन्वीनियंट हो जाती है। सो स्टडी इजी एंड कन्वीनियंट, एक ये बड़ा बेनिफिट रहता है इसका। इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि ये हेल्प करता है टू स्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग लिख लेते हैं, टू स्टेब्लिश द रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप among the organism। सो ये तो बिल्कुल बेसिक वाले पॉइंट आ गए। सो हम आते हैं प्रॉपरली चैप्टर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का हम लोग बेसिक जान चुके हैं और हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो सबसे पहला अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने करा था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन करा था एरिस्टोटल ने। किसने करा था भाई? ये करा था एरिस्टोटल ने। और ये जो क्लासिफिकेशन है कौन सा, इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं अर्लीस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था किसने करा? एरिस्टोटल ने करा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन था ये इतना साइंटिफिक नहीं था। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ इट्स अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इससे कंसेप्ट की, ठीक है, इसमें एक्चुअली करा क्या गया था? इसमें जो आपके एरिस्टोटल जी थे इन्होंने क्या करा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा था। क्या करा था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में बांटा था। और वे कैटेगरी कौन कौन सी थी? एक कैटेगरी थी आपकी प्लांट्स, एक कैटेगरी बनाई इन्होंने एनिमल्स। और प्लांट्स को इन्होंने फर्दर डिवाइड करा किसमें? इन्होंने प्लांट्स को फर्दर डिवाइड करा हर्ब्स में, शरब्स में, और आपका ट्रीज में इन्होंने क्या करा, इसको डिवाइड करा। और वहीं एनिमल्स को भी इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। एक थे आपके एनीमा। एनीमा का मतलब क्या था? जिनमें विदाउट रेड ब्लड, विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स को क्या कहा? एनीमा। और जिनमें रेड ब्लड था उन्हें क्या कहा? उन्हें कहा इनीमा। क्या कहा? इनीमा कहा। और इनीमा में क्या था आपका? रेड ब्लड था। तो इस तरह का आपका पहला क्लासिफिकेशन हुआ था अरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, सो सिंपल सा है। क्या ध्यान रखना है कि पहला क्लासिफिकेशन या लिस्ट क्लासिफिकेशन किसने करा था? एरिस्टोटल ने करा था। लिविंग ऑर्गेन्स को बांटा था किसमें? प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में फर्दर डिवाइड करा था किसमें? हर्ब ट्रीज में। और ऐसे एनिमल्स को डिवाइड करा था एनीमिया और इनीमिया में, और इनीमा में। सो अगर हम बात करते हैं एनीमा में क्या था? विदाउट रेड ब्लड। और इनीमा में क्या था? रेड ब्लड के बेस पे इन्होंने कर दिया।
सो ये वाला आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर इसके बाद आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन कौन सा पढ़ोगे आप? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये आपका किसने करा था? यह करा था कार्लस लिनस ने। ठीक है, किसने कराई? सो मैं यहाँ पे नंबर मार्क कर देता हूँ, ये हमारा पहला हो गया, सेकंड ईयर में। सो ये करा था आपका कार्लस लिनस ने। और इन्होंने क्या करा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में? इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में अगेन आपका प्लांट जो किंगडम्स है एनिमल और प्लांट में डिवाइड करा था, लेकिन जो इनकी क्लासिफिकेशन थी ये क्या थी? थोड़ी, आप कह सकते हैं थोड़ी साइंटिफिक अप्रोच थी इनकी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, और इनकी क्लासिफिकेशन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम है इसका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या नाम है इसका? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें, सो इसके लिए मैं यहाँ पर आपका बता देता हूँ कि किस किस के बेसिस पर यहाँ पे क्या करा गया था, डिफरेंशिएट करा गया था। सो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसमें डिवाइड करा गया था, किसको डिवाइड करा गया था? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। लेकिन इसमें क्या था? थोड़े बहुत क्राइटेरियाज थे। अब क्या क्या क्राइटेरियाज थे? सो पहला क्राइटेरिया जो था वो था यहाँ पर सेल वॉल। सेकंड क्राइटेरिया जो था वो था आपका लोकोमोशन। थर्ड क्राइटेरिया जो था, इन क्राइटेरिया के बारे में भी अभी देख लेंगे थोड़ा सा डिटेल में, मैं अभी आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया जो था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ क्राइटेरिया था वो था आपका रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो ये हो गया आपका फोर्थ, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और जो आपका फिफ्थ था वह था आपका कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। सो इन सब के बेसिस पर इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर आपका डिफरेंशिएट करा था एनिमल को और आपका प्लांट्स को। तो चलिए देखते हैं कि करके। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ले लेंगे किसको? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे सेल वॉल को। सो जैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ सेल वॉल, तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? तो सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होगी प्लांट्स में। किसमें प्रेजेंट होगी भाई? प्लांट्स में प्रेजेंट होगी। और वहीं एनिमल्स में क्या होगी? एब्सेंट होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, लोकोमोशन की बात करते हैं, तो लोकोमोशन की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होगी और आपका एनिमल्स में लोकोमोशन होगी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों ही अलग चीज होती है। ठीक है, लोकोमोशन में क्या होता है, एक पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। वहीं मूवमेंट में क्या होगा? पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे प्लांट्स में मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होती। और थोड़ा सा और इससे एग्जांपल से रिलेट करेंगे, जैसे मैं यहाँ हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूँ, तो ये क्या है? ये मूवमेंट है। ठीक है, अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या होगा? लोकोमोशन होगा। तो इन्होंने क्या बताया था कि देखो भाई लोकोमोशन जो है वो एनिमल कर सकते हैं, प्लांट नहीं कर सकते। तो इस बेस पर क्या करा था? डिफरेंशिएट करा था। थर्ड इसके बाद है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MON। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, सो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने बताया था कि जो आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, क्या बताया था? प्लांट जो है भाई क्या नहीं कर सकते? डू नॉट ईट। प्लांट्स डू नॉट ईट। वही अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स आपका क्या कर सकते हैं? ईट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएट कर रहे थे। फिर इसके बाद है आपका रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ RES, जिसका मतलब क्या है? रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। सो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस में इन्होंने बताया था कि जो प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट है ये रेस्पॉन्स करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ये रेस्पॉन्स करते हैं स्लोली। और वहीं एनिमल जो है वे रेस्पॉन्स करते हैं कैसे? काफी तेजी के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ रेस्पॉन्स फास्ट। इनका जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा। नंबर फिफ्थ पे यहाँ पर है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम। क्या है भाई? कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम।
सो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम में क्या था, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट है, प्लांट में कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम क्या होता है आपका, एब्सेंट होता है। और वहीं एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में क्या होता है आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो ये सारे अप्रोचेस लेके इन्होंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करा था, किसने, कार्लेस लिनस ने आपका, एनिमल्स में और प्लांट्स में। और ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक है, ठीक है, क्या है, ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक है। ओके, अब देखिए, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने अब ये तो बात कर ली कि हाँ भाई क्या था कैसा था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, ठीक है, ड्रॉबैक्स भी देखने जरूरी है कि कमियां कहाँ कहाँ थी या फिर खामियां क्या क्या थी। सो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स। सो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में है अभी आप, इसका मतलब है ज्यादा कुछ अभी तक क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। सो पहला जो है यहाँ पर आप पहला पॉइंट डालेंगे ड्रॉबैक में, कि यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, ठीक है, किसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, डू नॉट डिफरेंशिएट, डू नॉट डिफरेंशिएट। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या नहीं कर पाए थे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। तो मैं ड्रॉबैक में सीधा सीधा एक पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पर कि बार बार आके मुझे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ना लिखना पड़े, तो मैं ऊपर एक पॉइंट बना देता हूँ, दैट दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, दिस सिस्टम डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, नंबर पहला क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। इसके अलावा यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे किसमें, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे बता सकते हैं, ऑर्गेनिज्म विच शेयर द प्रॉपर्टी, ठीक है, विच शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, आप यहाँ पे ले सकते हैं यूग्लिना, आप यहाँ पे ले सकते हैं स्लाइम माउल्ड। तो इन सब में क्या था, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें प्लांट में रखना है या फिर किस में रखना है, एनिमल में, ठीक है। ये तो मैं इसे पॉइंट बना के लिख सकता हूँ, डेट डू नॉट प्लेस्ड आइदर इनटू, आइदर इनटू प्लांट्स और एनिमल्स। सो इन्हें ये क्या नहीं कर पा रहे थे, प्लेस नहीं कर पा रहे थे प्लांट्स और एनिमल। सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने केवल क्या सीखा है, हमने क्लासिफिकेशन को देखा, हमने पर्पस देखे क्लासिफिकेशन के, फिर इसके बाद हमने एरिस्टोटल का लिस्ट क्लासिफिकेशन देखा, और हमने यहाँ पर देखा कार्लेस लिनस का क्लासिफिकेशन, जिसको आप कह रहे हो टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इतना अब आप देख चुके हो। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं किसकी तरफ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग बढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। अब हम देखेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। सो देखिए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सो अगर बात कर रहे हैं किसकी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, यह क्लासिफिकेशन दिया था आपका अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है, किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और इस क्लासिफिकेशन में आपका कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस करा गया था, इसमें आपका इंट्रोड्यूस करा गया था किंगडम प्रोटिस्टा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। सो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कोपलैंड के द्वारा। किसने दिया था भाई, कोपलैंड ने ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इसमें आपका एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करा गया था, और इस किंगडम का नाम क्या था, किंगडम मोनेरा। सबसे लास्ट में आपका आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और मेन टारगेट हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मेन टारगेट करना है यहाँ पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को। वैसे तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो करंट में हम लोग एट किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स, अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ऑफ नीट, हमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही टारगेट करके चलना है, ठीक है। सो हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की।
सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है आर एच बिटाकर ने। किसने दिया है भाई? आर एच बिटाकर ने दिया है। अब देखिए कब दिया है, ये यहाँ पे ईयर याद रखना पड़ेगा। सो 1969, तो ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, जैसे ही अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक पेज हो लिखा हुआ होगा, फिर उसके बाद आप जैसे अगले पेज पे मूव करेंगे आपको क्या दिखेगा, टेबल बना हुआ दिखाई देगा। तो उस टेबल के नीचे ही आपको ये लाइन मिल जाएगी कौन से ईयर में आर एच बिटाकर ने आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। यहाँ से अभी तक जहां तक मेरे को ध्यान है क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है कौन सी ईयर में आर एच बिटाकर ने आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन आप याद रखेंगे इन केस बन जाए तो आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ही है पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। रीजन क्या है, इस वाले ईयर को हाईलाइट एनसीईआरटी ने नहीं करा है। लेकिन एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। और मैं ईयर याद कराने के लिए मैं जनरली ऑफलाइन क्लास में बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि जब भी आपने कभी बिस्लरी की पानी की बोतल ली होगी, ठीक है, बिस्लरी की जब भी आप पानी की बोतल लेते हो तो उसमें आप कभी चेक करना, तो आप क्या लिखा देखोगे वहां पर, आप लिखा देखोगे सिंस 1969। वहां से मैं क्या करता हूँ, ये वाला ईयर बच्चों को याद करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि एक बार क्या करना, बिस्लरी की बोतल लेना और वहां पे चेक करना क्या लिखा होगा, सिंस 1969। तो आप क्या करोगे, एक बार उसको अगर देख भी लेते हो ना, तो क्या होगा, एक आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी और आप चीजों को क्या कर पाओगे, लिंक कर पाओगे। तो कभी कभी हम लोग ऐसी छोटी छोटी आप कह सकते हो ये ट्रिक टाइप ही होगी, ठीक है, चीजों को ध्यान रखने के लिए हम लोग इसका यूज भी करते हैं। ओके, सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर आपका जो है इंट्रोड्यूस कौन सा किंगडम करा गया था, तो आपका फंगल किंगडम फंगाई को इंट्रोड्यूस करा गया था। ओवरऑल आपको यहाँ पर जो पढ़ने हैं, आपको मेनली फाइव किंगडम्स ही पढ़ने हैं। कौन कौन से किंगडम्स है मैं एक बार लिख देता हूँ। आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो फाइव किंगडम्स में, एकदम ऑर्डर में लिखेंगे कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा के बाद हम लोग पढ़ेंगे फंगाई के बारे में। फंगाई के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, या फिर आप एनिमेलिया कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लांट के बारे में। फिर अब आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे एनिमेलिया के बारे में। ये सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए जाएंगे और हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इन सारे किंगडम्स को हमें डील करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही चर्चा में लेंगे और अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर बेसिस क्या थे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अगली हेडिंग आप क्या बनाओगे, अगली हेडिंग आप लोग बनाओगे बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपकी हेडिंग रहेगी कि किस बेसिस पर आपका ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसमें सबसे पहला आपको लिखना है, सबसे पहला रहेगा आपका सेल स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर। अब सेल स्ट्रक्चर आपका क्या हो सकता है, ये प्रोकैरियोट हो सकता है, यूकैरियोट हो सकता है। नंबर सेकंड हो जाएगा आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, देखो थैलस का मतलब यहाँ पर किससे है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि यहाँ पर क्या होगा आपका, कि बॉडी डिफरेंशिएट हो पा रही है नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ एल्गी ले लो आप, ठीक है, क्या ले लो, एल्गी ले लो। एल्गी में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, रूट है, स्टेम है, लीफ है ना, एल्गी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये एक थैलस स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस चीज में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो वो आपका थैलस स्ट्रक्चर नहीं होता। थर्ड है आपका यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या है भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपका ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, आपका हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। और एक बुलेट पॉइंट याद रखेंगे, बुलेट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये क्या है, मेजर क्राइटेरिया, ठीक है, मेजर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए, कि आपको दे देगा कि ये आपके क्या है, बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको चार क्राइटेरिया देती है कोई भी, और आपसे पूछा कि भाई मेजर क्राइटेरिया क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मेजर क्राइटेरिया ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अगेन एक एमसीक्यू आपका तैयार। फिर इसके बाद आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, के बारे में, रिप्रोडक्शन के। एंड नंबर 5 आपका क्या रहेगा यहाँ पर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, क्या रहेगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और रिप्रोडक्शन में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं, आगे डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन को भी लेकर चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ गया था कि आपसे पूछा गया था बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसमें कहा गया था इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, तो उसका आंसर गया था आपका रिप्रोडक्शन। तो वो रिप्रोडक्शन क्यों गया था वो मैं आपको आगे
बहुत जल्दी क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं उस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी तो आपको इतना सीखना है। ये था आपका अभी तक इंट्रोडक्शन। अब हम जंप करेंगे इसके बाद मोनेरा के ऊपर और समझेंगे मोनेरा के बारे में। ओके, मोनेरा को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये इसके बारे में भी देख लीजिए आप। ये एनसीईआरटी का ही पेज है। देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना एनसीईआरटी में आज बिटाकर के बारे में दे रखा है, तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर, यहाँ बता रखा है आर एच बिटाकर 1969 आपका क्या दिया गया था, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। यहाँ पर ईयर को हाईलाइट नहीं कर रखा, पर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। सो ये एक एनसीईआरटी में आपको ये टेबल दे रखा है, टेबल 2.1, और इसमें आपको क्या बता रखे हैं, यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं फाइव किंगडम के। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आपको देखना है सेल टाइप, फिर हम देखेंगे सेल वॉल, फिर देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर लास्ट में क्या देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल टाइप की, तो सेल टाइप में आप देखोगे कि किंगडम मोनेरा में आपको क्या मिल रहा है, प्रोकैरियोट मिल रहा है। सो प्रोकैरियोट का मतलब होता क्या है, तो इस चीज को समझो। सो प्रोकैरियोट जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिमिटिव, और कैरियो का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैरियो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा न्यूक्लियस। मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसा ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसा सेल जिसमें क्या है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्या नहीं है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सो आप क्या देखोगे, प्रोकैरियोट में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलती। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूकैरियोट की अगर मैं बात करता हूँ, यू का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब हो गया ट्रू, और यहाँ पर कैरियोट का मतलब क्या हो गया, कैरियो का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। सो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है। अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिल जाएगी। क्या देखने मिल जाएगी, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये तो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। इस डिफरेंशिएशन को लेकर आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना और आगे तक ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे हैं मोनेरा की। सो मोनेरा में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर कैसा सेल टाइप है, प्रोकैरियोट है। वही अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा से लेकर आपके किंगडम एनिमेलिया तक, यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, यूकैरियोटिक सेल टाइप मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यूकैरियोटिक सेल टाइप मिल रहा है। मतलब इनमें जो है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिल रही है, प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक। वही मोनेरा में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने मिलेगी। फिर दूसरी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मोनेरा में जो सेल वॉल होगी कैसी होगी, नॉन सेल्यूलोजिक होगी। कैसी होगी भाई, नॉन सेल्यूलोजिक होगी। और किसकी बनी होगी, बनी होगी ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की। वहीं अगर आप प्रोटिस्टा में देखोगे, तो प्रोटिस्टा में आपको कुछ जगह ये देखने ही मिल सकती है, तो कुछ जगह नहीं भी देखने मिल सकती। तो इसलिए क्या लिखा गया है, प्रेजेंट इन सम। जरूरी नहीं है कि हर एक में क्या हो, सेल वॉल हो। फंगस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किंगडम फंगाई की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांट में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में मैंने अभी आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से बताया। यहाँ पर वही वाली बात आएगी, देखिए। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और वहीं प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेले, ये सब क्या है, आपके यूकैरियोट है। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिल जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो मोनेरा में हम लोग क्या देखेंगे, आपको सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। मतलब जो ऑर्गेन्स बने होंगे वे क्या होंगे, वे आपके सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे। मतलब क्या होगा, आपके सिंपल एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। वहीं प्रोटिस्टा में भी आप क्या देखोगे, यहाँ पर आते हैं आपके आप कह सकते हो सिंगल सेलुलर यूकैरियोट। क्या कहते हैं हम लोग, एक स्टेटमेंट कहते हैं सिंगल सेलुलर यूकैरियोट। मतलब यूकैरियोट तो है, पर यहाँ पर कैसे ऑर्गेन्स आएंगे जो कि क्या होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेन्स। तो इसलिए ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, आपका सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया। फंगस में आप देखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट में अगर बात करेंगे, तो प्लांट में आपको देखिए क्या होगा, टिश्यू और ऑर्गन्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम आपको देखने मिलता है। सारी छोटी छोटी बातें जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। सो मोनेरा की अगर हम बात करते हैं, सो मोनेरा में आपको ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने मिल सकता है, और आपको हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने मिल सकता है। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, कि अपना फूड जो है मतलब अपने जो फूड ऑब्टेन करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरों पर डिपेंड रहेंगे अपने फूड के लिए।
वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा में आपको ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने मिल जाएगा। फंगाई में अगर आप बात करोगे तो आपको हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। प्लांट्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, कैसा होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और आपका एनिमेलिया क्या होता है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इस वाले टेबल को आप लोग अच्छे से समझेंगे, यहाँ से भी एमसीक्यूज आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अब बात कर लेते हैं किसकी, मोनेरा की बात करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में। आज जितना आपको बताया गया है इतना कर लीजिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और बताया था। अब सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको एक दो लाइन यहाँ पर सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखी है। तो क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान रख लेना, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिया है, ये दिया है आपका कार्ल बूस ने दिया है, ठीक। कार्ल बूस ने ये दिया है, और कब दिया था ये आपका 1990 में दिया गया था। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करा था, जैसा अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब आप पढ़ के आ चुके हैं। सो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था डोमेन। क्या इंट्रोड्यूस करा था, डोमेन। और जो डोमेन होता है, ध्यान रखेंगे, किंगडम से बड़ा क्या होगा आपका डोमेन। सो मैं कह सकता हूँ कि जो डोमेन है सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, डोमेन। डोमेन से छोटा क्या हो जाएगा, किंगडम। किंगडम से छोटा हो जाएगा फाइलम या डिवीजन। फाइलम या डिवीजन के बाद क्या हो जाएगा आपका क्लास। क्लास से भी छोटा क्या होगा, ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा क्या हो जाएगा, फैमिली। फैमिली से छोटा हो जाएगा आपका जीनस, और जीनस से भी छोटा क्या हो जाएगा आपका स्पीशीज। सो ये एक ऑर्डर यहाँ पर आपका बन जाता है। और देखिए एक्चुअली हुआ क्या था डोमेन में, पहले आपका जो किंगडम मोनेरा था, ठीक है, क्या था किंगडम, क्या था, किंगडम मोनेरा था। सो किंगडम मोनेरा को भी आपका दो डोमेन्स में बांटा गया, ठीक है। सो मोनेरा को क्या करा गया भाई, मोनेरा किंगडम हो गया, इसके दो डोमेन होते हैं, ठीक है। एक डोमेन क्या होता है यहाँ पर, एक होता है आपका आर्की डोमेन, और एक बन गया यहाँ पर आपका यू आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड करा था। किसमें करा था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। सो ये क्या बना दी, यहाँ पर दो डोमेन बना दिए, ठीक है, बैक्टीरिया के भी डोमेन। सो डोमेन क्या होता है आपका, बड़ा रहता है किंगडम से। सो बस ये वाले पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। और आज के उसमें हमने एक तरीके से आप कह सकते हो चैप्टर का इंट्रो देख लिया है, चैप्टर के बारे में जान लिया है कि और क्या क्या पढ़ना है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनेरा को, कल मोनेरा स्टार्ट कर देंगे, और कल कोशिश करेंगे मोनेरा फिनिश हो जाए। मोनेरा में मैं आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा, ठीक है। और उस डायग्राम को करने के बाद आपको चैप्टर नंबर 8, ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको वहां पर प्रोकैरियोट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। केवल वहां पर आपको फैक्ट्स वाले फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, मतलब फैक्ट्स में जैसे कि आपको लेंथ वगैरह, शेप वगैरह याद करनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर फंक्शन में आपको उस डायग्राम में ही, एक डायग्राम से ही कवर करा दूंगा। सो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। इसी के साथ आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।